हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर नवनीत सर क्लासेस में। मैं नवनीत पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हम लोग हिस्ट्री की 12 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर लिए हैं। आपके सामने आज मैं क्वेश्चन सीरीज 13 लेकर के आया हूं। इस क्वेश्चन सीरीज में वही सेम 5 एंशियंट, 5 मेडिवल और 5 मॉडर्न के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 181 आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? मौजूद था पूछा जा रहा है, मतलब जो उस समय प्रेजेंट था या फिर वहां के लोगों को जिस पशु के बारे में जानकारी है या फिर वहां के अवशेषों से जहां से हमें पता चलता है कि इस पशु के बारे में उन्हें जानकारी थी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज प्रेजेंट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो क्या वो जिराफ था, क्या वो एलिफेंट था, क्या वो कंगारू था, क्या वो फॉक्स था? तो याद रखिए, मोहनजोदारो में मोहनजोदारो में एक सील मिली है, मोहर मिली हुई है, सील मिली है। और ये सील किसकी बनी होती थी बेटा? सेटाइट पत्थर की, सेटाइट की बनी होती थी, सेटाइट की बनी होती थी। इसको भी दिमाग में रखिएगा। इस सील से एक योगी का पिक्चर मिला हुआ है जिसके 3 मुंह हैं, 3 फेसेस हैं, 3 चेहरे हैं, 3 फेसेस हैं और इसके चारों तरफ जानवर घिरे हुए हैं। तो आज के जो आपके हिस्टोरियन हैं वो इसे पशुपति नाथ जी मानते हैं कि पशुपति नाथ जी की वो पूजा किया करते थे। और वो 3 फेसेस के योगी के जो चारों तरफ पशु है वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपका हाथी, गैंडा, भैंसा, चीता और हिरन। और हिरन, ये पशु हैं बाबू। अच्छा, अगर पूछा जाए हाथी कितनी संख्या में बने हुए हैं? एक। गैंडा कितनी संख्या में बने हुए हैं? एक। भैंसा की संख्या कितनी है? एक। चीता की संख्या कितनी है? एक। हिरन की संख्या कितनी है बेटा? वो है दो। तो अगर पूछा जाए कितने प्रकार के हैं, तो प्रकार में आप बोलोगे कितने प्रकार के हो गए? आप बोलोगे 5 प्रकार के जानवर मिले हैं। और संख्या अगर पूछी जाए तो संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। तो जिराफ के बारे में इन्हें पता नहीं था, कंगारू के बारे में इनको पता नहीं था, लोमड़ी के बारे में या फिर फॉक्स के बारे में इनको पता नहीं था। तो किसके बारे में पता था बेटा? एलिफेंट के बारे में इनको पता था। कहाँ से इसके बारे में हमें प्रमाण मिलता है? वो मिलता है मोहनजोदारो से। ठीक है, बात आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 182। सावधान एच, एच मतलब ये एच है, ब्यूरियल ग्राउंड एच इज रिलेटेड टू, सावधान एच संबंधित है पूर्व हड़प्पा, पूर्व विकसित हड़प्पा, पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो अब देखिए, 1934 में उत्खनन हुआ इस क्षेत्र का। ठीक है, बात हड़प्पा का, हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा का उत्खनन अगर आप देखेंगे तो 1921 में सबसे पहली बार हुआ था। अभी जो मैं बात बता रहा हूँ 1934 की उत्खनन की बात कर रहा हूँ, 1934 में इसका उत्खनन हुआ। सबसे पहला पहली बार उत्खनन 1921 में हुआ था। 1934 में जब दोबारा यहाँ पर उत्खनन हुआ तो यहाँ से कुछ शवधान प्राप्त हुए बेटा। उस शवधान को संज्ञा दी गई एच। अब इसके जब कार्बन डेटिंग करवाई गई तो वो मिले आपके परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के। कब के मिले बेटा? परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के या फिर लेट हड़प्पन कल्चर के मिले हैं। ठीक है, बात इनकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये कब के हैं, ये बात के हैं। हड़प्पा के 3 फेजेस थे, एक था प्रारंभिक, एक था परिपक्व और एक था आपका परवर्ती। ठीक है, प्रारंभिक मतलब होता है शुरुआती, जिसको प्री हड़प्पा बोला जाता है। फिर आता है मैच्योर हड़प्पा, फिर आता है पोस्ट हड़प्पा या फिर आप बोल सकते हो उसको लेट हड़प्पा बोल सकते हो। ठीक है बात। तो ये कब के हैं बेटा? पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति के हैं। और कहाँ से प्राप्त हुआ था बेटा? हड़प्पा के स्थल से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? अभी तक जिसने भी हमारे पूरे पिछले लेक्चर्स को देखा है, जो आपकी 12 क्वेश्चन सीरीज आई है, वहां पर इसके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ को जाना जाता है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो ये है आपके बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। किस दर्रे के पास स्थित है? बोलन दर्रे के पास ये स्थित है। किस दर्रे के पास स्थित है? बोलन दर्रे के पास स्थित है। और मेहरगढ़ से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? गेहूं व जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं, वो मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। और कब के हैं लगभग? ये 7000
बीसी के। कब के हैं बेटा? 7000 बीसी के हैं। ठीक है बात। तो मेहरगढ़ इसका सही जवाब है। इन निम्नलिखित में से सबसे पुरानी कृषक बस्ती कौन सी है? मेहरगढ़ है। दैमाबाद की बात करते हैं तो दैमाबाद कहां पर है बेटा? ये है आपके महाराष्ट्र में। हुलास की बात करते हैं तो हुलास कहां पर है बेटा? यूपी में। कालीबंगा कहां पर है बेटा? राजस्थान में। राजस्थान में। आलमगीरपुर कहां पर है बेटा? यूपी में। ठीक है बात। और मेहरगढ़ कहां पर है बेटा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। इस समय कहां पर पड़ता है बेटा? पाकिस्तान में। और कौन सा प्रांत है बेटा? बलूचिस्तान में। वहां पर ये सारी चीजें प्राप्त हुई जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है बात। नेक्स्ट देखते हैं। कृषक बस्ती पूछा था ना, तो जहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है। निम्नलिखित में हड़प्पा शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम से सजाइए। अरेंज द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इन द करेक्ट जियोग्राफिकल सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी अब समझिएगा, ये जो है ये क्वेश्चन है आपके मैपिंग का। अब जिसने भी हड़प्पा साइट की मैपिंग देखी होगी वो उसको आराम से कर लेगा, जिसने नहीं देखी है अब वो समझ ले कैसे है। तो अब देखो, रावी नदी है। रावी नदी के किनारे आपको मिलेगा हड़प्पा। एच लिख देता हूँ। रावी नदी किनारे मिलेगा हड़प्पा। रावी किसकी सहायिका है? वो है आपकी सिंधु की। अभी सिंधु की भी बात होगी। ठीक है बात। अब देखो, उसके बाद आते हैं, हड़प्पा मिल गया यहाँ पर। फिर उसके बाद आइए, यहाँ पर राजस्थान है। हड़प्पा कहाँ पर है बेटा? पाकिस्तान में है। नीचे की तरफ आएंगे तो मिलेगा आपको राजस्थान। राजस्थान में आपको मिलता है कालीबंगा। राजस्थान में क्या है बेटा? काली बंगा है। उसके बाद आएंगे सिंधु नदी किनारे से, तो सिंधु नदी किनारे मिलता है मोहनजोदड़ो। एम लिख देता हूं, मोहनजोदड़ो। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर है गुजरात। और गुजरात में देखने को मिलता है लोथल। गुजरात में देखने को मिलता है लोथल। तो सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे ऊपर है हड़प्पा। उसके बाद है कालीबंगन। उसके बाद है मोहनजोदड़ो और उसके बाद है लोथल। तो उत्तर से दक्षिण में सजाना है तो इसका सही क्रम यही होगा। तो सबसे ऊपर कौन सा है बेटा? हड़प्पा। उसके बाद कौन सा है बेटा? कालीबंगा। उसके बाद कौन सा है? मोहनजोदड़ो। उसके बाद लोथल। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो ऑप्शन बी इसका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है बात, याद रहेगा, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 185। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। द प्लेटफॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम कालीबंगा आर मेड अप ऑफ। तो पहली बात तो ये समझिए, कालीबंगा है कहां पर? कालीबंगा है आपके राजस्थान में। कालीबंगा कहां पर है बाबू? राजस्थान में है। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो जिला जो है वो है हनुमानगढ़ वर्तमान। हनुमानगढ़ जिला है इसका, राजस्थान में। ठीक है बात। अच्छा, कालीबंगा की जो खोज थी, खोज जो थी वो अमलानंद घोष ने किया। अमलानंद घोष जी ने किया था। और इसका उत्खनन, उत्खनन प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने किया था। बीबी लाल साहब ने किया था। अच्छा, कालीबंगा, जैसे यहाँ पर दो टर्म है, काली और बंगा। बंगा का मतलब होता है बेटा चूड़ियां, और काली का मतलब होता है ब्लैक। तो यहाँ पर ब्लैक बैंगल्स की फैक्ट्री मिली थी, कारखाना मिला था। ब्लैक बैंगल्स, समझ में आ गई बात। यहाँ पर काली चूड़ियों के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा हुआ है। तो यही पूछा जा रहा है, कालीबंगा से जो चबूतरा प्राप्त हुआ है वो किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी का, बलुआ बलुआ ईंट का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था, लकड़ी या फिर धातु का बना हुआ था? तो आप बोलेंगे ये सैंड ब्रिक का बना हुआ था, बलुआ ईंट का बना था। बलुआ ईंट का बना हुआ था, प्लेटफॉर्म यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है बात। कालीबंगा से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186। ठीक है बात। अब देखो बाबू, क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये आपके अब मेडिवल हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो जाता है। वेयर वॉज द हॉर्स शू एरो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। घोड़े की नाल का तीर सबसे पहली बार कहाँ पेश किया गया था? अब देखो, घोड़े की नाल का तीर, अब ये प्रश्न जो है ये आर्ट एंड कल्चर का है। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। ठीक है बात। यहाँ पर ये जो इस प्रकार की जो आर्किटेक्चर है ये सबसे पहली बार यूज की गई थी बेटा मेहराब में। अब मेहराब क्या होता है? तो किसी भी इस्लामिक अगर आप मॉन्यूमेंट में जाते हैं, किसी भी इस्लामिक अगर आप मॉन्यूमेंट में जाते हैं तो उसका जो एंट्रेंस गेट होता है उस पर इस तरह की आपको आकृति देखने को मिलती है। तो ये कहलाता है बेटा मेहराब। ये क्या कहलाता है बाबू? मेहराब कहलाता है। इस आकृति को क्या बोला जाता है बाबू? मेहराब कहा जाता है। तो घोड़े के नाल के आकार का, तीर के आकार का, किस कहां पर इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था? वो किया गया था बेटा अलाई दरवाजा में। कहाँ करवाया गया था? अलाई दरवाजा। अब अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, अलाई दरवाजा क्या है बाबू? एंट्रेंस गेट है, प्रवेश द्वार है। एंट्रेंस गेट है, प्रवेश द्वार है। किसका एंट्रेंस गेट है? वो है कुवत उल इस्लाम मॉस्क का। किसका है बेटा? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का ये एंट्रेंस गेट है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कुतुब उद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये दोनों कहां पर स्थित है? ये दोनों स्थित हैं आपके दिल्ली, दिल्ली में। दिल्ली में ये दोनों स्थित हैं। ठीक है बात। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। तो पहले बना हुआ था कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये बन चुका था। सॉरी,
उसका जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर एक प्रवेश द्वार बनवाता है जो इस प्रकार का होता है। यहाँ पर इस प्रकार की आकृति का प्रयोग किया गया था। ठीक है बात, बाकी चीजें आपको बता दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था? अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब देखो बाबू ध्यान से, क्या वो मार्को पोलो था, इब्न बतूता था, निकोल काउंटी था, अलबरूनी था? तो सबसे पहले शुरू करते हैं मार्को पोलो से। मार्को पोलो कहाँ से आया था बेटा? इटली से आया था। मार्को पोलो कहाँ से आया था बेटा? इटली से आया था। और ये कब आया था? 1292 में आया था, 1292 में आया था। और ये कहाँ की यात्रा किया था? ये दक्षिण की यात्रा किया था, दक्षिण भारत की यात्रा किया था मार्को पोलो, दक्षिण भारत की यात्रा किया था। ठीक है बात, अब बात करते हैं निकोल काउंटी, ये कहाँ से आया था? ये भी इटली से आया था। ये कहाँ से आया था बेटा? इटली से आया था। ये 1420 21 के मध्य ये भारत में रहा था। और ये किस साम्राज्य में पहुंचा था? ये विजयनगर साम्राज्य में पहुंचा था, विजयनगर साम्राज्य में पहुंचा था। ठीक है बात, अलबरूनी की अगर आप बात करते हैं तो ये 1998 में आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ आया था, महमूद गजनी के साथ आया था। ठीक है बात, महमूद गजनी के साथ आया था। ठीक है, और वहीं पर अगर इब्न बतूता की बात करते हैं तो ये 1333 में आता है। ये कहाँ से आया था बेटा? ये अफगान से आया था। कहाँ से आया था बेटा? अफगान से। वहीं पर इब्न बतूता की बात करते हैं तो ये कहाँ से आया था बेटा? मोरक्को से। मोरक्को से। ये कहाँ से आया था बेटा? मोरक्को से आया था। ठीक है बात, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था, काजी के पद पर नियुक्त किया था, प्लस इसको एम्बेसडर बना करके चीन भेजा था। चाइना में क्या बना करके भेजा था बेटा? राजदूत बना करके, एम्बेसडर अपना बना करके इसको भेजा था। अपना राजदूत बना करके चाइना भी इसको भेजा था, और दिल्ली में काजी के पद पर भी इसको नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने वाला कौन था? इब्न बतूता था। यहाँ पर जितने भी नाम दिए हुए बेटा ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, या तो इनके आने का ईयर पूछ लेता है, या फिर अगर पूछता है कि ये कहाँ से आए थे, तो मार्को पोलो इटली से, इब्न बतूता मोरक्को से, निकोल काउंटी इटली से, अलबरूनी अफगान से आया था। मार्को पोलो कब आया था? 1292 में आया था। इब्न बतूता 1333 में आया था। निकोल काउंटी 1420-21 में आया था। और अलबरूनी 1998 में आया था। किसके साथ आए थे, कब आए थे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब क्या है? इब्न बतूता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो पहला है उलेमा, दूसरा है रसूल, तीसरा है इल्म, और चौथा है सुन्नी। तो यहाँ पर पूछ रहा है, ये कुछ आपके नाम दिए हुए हैं, क्या वो सही से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हैं? तो उलेमा, उलेमा वर्ग उसको कहा जाता था जिसको इस्लामिक धर्म के बारे में जानकारी होता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ रिलीजियस इंटेलेक्ट, बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है ना बेटा, तो सबसे पहले नहीं को ध्यान गोला कर लो, जिससे याद रहेगा कि हमें गलत वाला चुनना है। तो उलेमा जो है वो रिलीजियस इंटेलेक्ट होते थे जो कि इस्लामिक धर्म के बारे में जानते थे, उनको उलेमा वर्ग कहा जाता था। रसूल, रसूल का मतलब होता है डेली प्रेयर्स, डेली प्रेयर मतलब जो रोज की या फिर जो दैनिक प्रार्थनाएं होती हैं उनको रसूल बोला जाता है। इल्म का मतलब होता है कि नॉलेज ऑफ नॉलेज गेन बाय कुरान, मतलब कुरान की जिसको ज्ञान होता है या फिर जो नॉलेज प्राप्त होता है उसी को इल्म बोला जाता है। समझ में आ गया? तो उसको इल्म बोलते हैं। सुन्नी, मॉडर्न फॉलोइंग ऑफ पैगंबर, नहीं बाबू, सुन्नी जो है वो मॉडर्न फॉलोइंग नहीं है, यह एक जो है शाखा है, यह जो है एक शाखा है। ठीक है बात, जैसे दो शाखाएं हैं इस्लाम की, एक है शिया और दूसरी है सुन्नी। तो सुन्नी जो है मॉडर्न फॉलोइंग नहीं है, यह एक शाखा है, शाखा है इस्लाम की, शाखा है इस्लाम की, इस्लाम की। समझ में आ गई भाई, शाखा है किसकी? इस्लाम की है। तो कौन सा सुम्मिलित नहीं है? वो है आपका सुन्नी। बाकी तीनों जो है वो सुम्मिलित है। इससे आपकी टर्मिनोलॉजी भी स्ट्रांग हो रही। उलेमा वर्ग किसको कहा जाता था? जिसे इस्लामिक धर्म के बारे में जानकारी होती है। रसूल क्या होता है? जो डेली प्रेयर्स आप करते हैं उसको रसूल बोला जाता है। इल्म क्या होता है बेटा? जो कुरान से या फिर जो कुरान से ज्ञान प्राप्त होता है उसे बोलते हैं बेटा इल्म। ठीक है बात, तो सुन्नी क्या होता है बेटा? शाखा है इस्लाम की, शाखा है इस्लाम की, और एक और शाखा है जिसको बोलते हैं शिया। ठीक है बात, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? अब देखो ममलूक क्या होते हैं, ममलूक पहले समझेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर बिलोंग टू ममलूक डायनेस्टी? ममलूक क्या होते हैं? इनको बोला जाता है बेटा ट्रेंड, ट्रेंड व्हाइट स्लेव, प्रशिक्षित, प्रशिक्षित श्वेत गुलाम, प्रशिक्षित श्वेत गुलाम। जैसे अगर आप देखते हैं मोहम्मद गोरी की, मोहम्मद मोहम्मद गोरी सुल्तान थे। मोहम्मद गोरी क्या थे बेटा? अफगान के सुल्तान थे। ठीक है बात, मोहम्मद गोरी के आपको कुछ गुलाम देखने को मिलते हैं, जैसे यालदूज है, यालदूज है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, और बख्तियार खिलजी है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम आपको देखने को मिलता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम देखने को मिलता है आपको बलबन। ठीक है बात, बलबन। तो यहां पर मैंने एक टर्म यूज किया है जिसको आपने बोला है गुलाम। तो जितने भी नाम यहाँ पर देख रहे हैं इन सब के लिए आप बचपन से याद करते हुए आए हो गुलाम वंश। क्या याद करते हो बेटा? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी बोलते हो। स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके बाद के जो भी सुल्तान हुए, एक सुल्तान के बाद जो दूसरा सुल्तान हुआ था वो किसी ना किसी पहले वाले का
आपका गुलाम रहा हुआ है। समझ में आ गई बात? इसलिए इसको गुलाम वंश बोला जाता है। तो ये मैंने सीक्वेंस आपको बताया हुआ है। अब इसमें से गुलाम वो होते थे जो प्रशिक्षित होते थे। प्रशिक्षित का मतलब होता है जिनको कुरान के बारे में ज्ञान होता है या फिर इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान होता था। दूसरा, उनको सैनिक अभियानों के बारे में ज्ञान होता है, युद्ध का ज्ञान होता है, ठीक है, प्रशासन का ज्ञान होता है, उनको प्रशिक्षित कर दिया जाता था। प्रशिक्षित जो जो जितना प्रशिक्षित होता था उसको ऊंची बोलियों में जो सुल्तान होते थे वो खरीदते थे और उसको अपने अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया करते थे। ठीक है बात? उसकी ट्रेनिंग कहीं पर और होती थी। जो ट्रेनर होता था उसको ला करके सुल्तान को बेच दिया करता था और सुल्तान के पास वो काम करना आरंभ कर देता था। ऐसे जो होते थे उनको बोला जाता था बेटा ममलूक। क्या बोलते थे बेटा? ममलूक बोला जाता था। इसीलिए इसको ममलूक वंश भी बोला जाता है। तो अब देखो, क्या अलाउद्दीन खिलजी ममलूक है? नहीं बाबू। गुलाम वंश में जितने भी सुल्तान आए थे वो आपके उसमें से जितने भी नाम यहाँ पर मैंने बताए हैं वो ममलूक हैं बाबू। ठीक है बात? जैसे अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का नहीं है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का है। बलबन, हाँ बलबन है। बलबन किसका गुलाम था बेटा? इल्तुतमिश था। चिहलगान भी था। जैसे इल्तुतमिश ने अपनी एक ग्रुप ऑफ 40 शुरू किया था, चिहलगानी प्रथा शुरू की थी। तो उसके जो भी वफादार गुलाम थे, जो भी उसके भरोसेमंद गुलाम थे, उनका ग्रुप ऑफ 40 बनाया था उसने। ठीक है बात? जिसको चिहलगान बोला जाता था। तो उस चिहलगान का भी हिस्सा बलबन हुआ करता था। ठीक है बात? मोहम्मद गोरी नहीं। मोहम्मद गोरी तो खुद सुल्तान था, वो किसी का गुलाम नहीं था। ठीक है बात? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 190। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध के दौरान प्राप्त लूट की माल का एक 1/5 था? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स ड्यूरिंग द राइन ऑफ फिरोज शाह तुगलक वाज 1/5 ऑफ द लूट ऑब्टेन ड्यूरिंग द वॉर? अब देखो, फिरोज शाह तुगलक जब सत्ता पर बैठते हैं, जब शासन बनाते हैं तुगलक वंश के बाद, जैसे तुगलक वंश की अगर आप बात करते हैं तो उसकी स्थापना करने वाले गियासुद्दीन तुगलक थे। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। तो फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरह समझिए कि इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति थे। तो ये इस्लाम की शरीयत को बहुत ज्यादा मानते थे। जो शरीयत मतलब होता है बेटा जो लॉ होता है, शरीयत मतलब होता है लॉ। ये इस्लाम की शरीयत को मानते थे। तो इस्लाम की शरीयत को ये मानते थे, तो ध्यान समझिए बाबू, शरीयत को मानते थे। तो शरीयत में मात्र 4 प्रकार के टैक्स लेने के लिए आदेश दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है जजिया, जजिया। दूसरा है जकात। तीसरा है खराज, खराज। और तीसरा और चौथा है खुम्स, चौथा है खुम्स। ठीक है? 4 प्रकार के टैक्स। तो जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो इन्हों को उनको पता चलता है कि लगभग 23 प्रकार के अन्य और टैक्स भी चल रहे हैं। मतलब अगर आप देखोगे उस समय तक लगभग आपके 27 टाइप्स के टैक्स लगाए जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये 23 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया और मात्र इन्होंने 4 कर लगाए शुरुआत में, जजिया, जजिया, जकात, खराज और खुम्स लगाया। ठीक है बात? अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। नहरों के निर्माण करने की शुरुआत गियासुद्दीन तुगलक ने कर दी थी, लेकिन इसको पूरी तरीके से विस्तारित करने का काम और पूरी तरीके से इसको बढ़ाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो इरिगेशन पर लगने वाला जो टैक्स था उस उन्होंने एक 5वां टैक्स लगाया जिसको बोला जाता है हक ए शर्ब, हक ए शर्ब या फिर शुर्श। ठीक है? तो ये 5वां प्रकार का टैक्स इन्होंने लगाया था जो कि प्रोडक्शन का 10% था। प्रोडक्शन का कितना परसेंट था बेटा? 10% था। जो इरिगेशन हो रही है, अगर आप सिंचाई वाले नहर से पानी ले रहे हो खेती करने के लिए, तो जितना भी आपका उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन का 1/, मतलब 10% हिस्सा आपको सल्तनत को देना पड़ता था। सल्तनत को क्या करना पड़ता था बेटा? देना पड़ता था। तो इन्होंने एक 5वां प्रकार का टैक्स लगाया जिसको बोला जाता है हके शुर्श बोला जाता है, हके शर बोला जाता है। और अगर आपसे पूछता है वो कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने 23 प्रकार के टैक्सेस को खत्म किया था, तो आपके फिरोज शाह तुगलक हो जाते हैं। ठीक है बात? तो अब देखो, इसमें ये पूछ रहा है, बाकी के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पर पूछ रहा है किसके बारे में? यहाँ पर पूछ रहा है आपके लूटे टैक्स के बारे में। यहाँ पर लूट के माल का 1/5 पूछ रहा है। तो क्या खराज है? नहीं, खराज नहीं है। तो ये कौन सा है बेटा? खुम्स है। ये कौन सा है बेटा? खुम्स। खुम्स जो था वो लूट का जो माल होता है। मान लो ये कोई राजा एक है, ये मान लो किंग वन है, किंग वन है। मान लो ये फिरोज शाह तुगलक है, वो कहीं पर आक्रमण करते हैं किसी और क्षेत्र पे, किसी और क्षेत्र पर, तो अपनी पूरी सेना लेकर के यहाँ पर जाएंगे। अब इस क्षेत्र को जीतने के बाद इस क्षेत्र में लूटमार जो भी होती थी, वहां से जो भी धन प्राप्त होता था, वहां से जो भी धन प्राप्त होता था, इसके 2 हिस्से कर दिए जाते थे। 2 हिस्से क्या थे? पहला हिस्सा दे दिया जाता था सुल्तान को, पहला हिस्सा दे दिया गया सुल्तान को, और दूसरा उसके अधिकारी, अधिकारी और सैनिक में बांट दिया जाता था, अधिकारी और सैनिक में बांट दिया जाता था। ठीक है बात? तो ये सुल्तान को कितना हिस्सा मिल रहा है बेटा? 1/5, और अधिकारी और सैनिक को कितना मिल रहा है बेटा? 4/5। तो ये लूटेड टैक्स था, लूटेड जो कर होता था, इसको बोला जाता था बेटा खुम्स। क्या बोला जाता था बेटा? खुम्स बोला जाता था। क्लियर है बात? अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ और चीज ध्यान में रखिएगा। इसने एक शहर बसाया था जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर नामक शहर किसने बसाया था बेटा? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है बात? अपने चचेरे भाई जूना खान की याद में, जूना खान जिसको आप मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हो, उसके याद में जूना खान बताया था। ठीक है बात? और अपने पुत्र के याद में इसने हिसार का, हिसार
की स्थापना की थी। हिसार मतलब कहाँ पर है बेटा? हरियाणा में, हरियाणा में। और जौनपुर कहाँ पर है बेटा? यूपी में। ठीक है बात। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है बात, याद रखिएगा इतना। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये पहले सुल्तान थे जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया था बेटा? जजिया लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाले सबसे पहले सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है बात। इससे पहले जो थे वो ब्राह्मण जो थे वो जजिया कर से अलग थे, मतलब उनको जजिया कर नहीं देना पड़ता था। जो भी हिंदू धर्म के आपके एक तरह समझिए जो पुजारी वर्ग होता था उनके ऊपर जजिया कर नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहली बार ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर आरोपित किया था। ये भी आप लोग को दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 191। अब यहां से आपका शुरू हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। दक्कन के किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था? अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम सल्तनत फ्रॉम विच सल्तनत ऑफ दक्कन। अब देखो बेटा, तो सबसे पहले अल्बुकर्क की बात करते हैं। अल्बुकर्क जो है वो 1509 में, अल्बुकर्क जो है वो 1509 में भारत में पुर्तगाली वायसराय बन करके आता है। भारत में पुर्तगाली वायसराय बन करके आता है। भारत में 1509 में पुर्तगाली वायसराय बन करके आता है। ठीक है बात। और अल्बुकर्क को ही, अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली पुर्तगाली साम्राज्य का साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक, तो अगर पूछा जाए पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन है बेटा? अल्बुकर्क है। कब आया था वायसराय बनकर के? 1509 में आया था। कहाँ का था बेटा? पुर्तगाल का था। ठीक है, सबसे पहली बार भारत में आने वाले पुर्तगाली ही थे। और सबसे आखिरी में भारत से भी जाने वाले कौन थे बेटा? पुर्तगाली ही थे। कहाँ से गए थे? गोवा से। और यहाँ पर गोवा की ही बात हो रही है। ठीक है बात। अब देखो, तो अभी आया था। अब इसने क्या किया था 1510 में? 1509 में बन करके आया। 1510 में इसने क्या किया, जो आपके बीजापुर थे, बीजापुर के जो सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान उस समय जो थे वो थे आपके आदिल शाह, आदिल शाह यूसुफ, आदिल शाह यूसुफ थे। उनसे क्या किया था इसने? गोवा छीन लिया था। गोवा छीन लिया। समझ में आ गई बात? गोवा छीन लिया था। तो बीजापुर से इसने क्या किया था? गोवा को ले लिया था। 1510 में गोवा को छीन लिया था। किसने? अल्बू कर्क ने। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। और गोवा से ये आखिरी में जाते हैं 1961 में। गोवा से ही ये पुर्तगाली जो है लास्ट में, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, सबसे आखिरी में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। ठीक है बात। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 192। निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? अब ध्यान समझिए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन वॉर वाज रिस्पांसिबल फॉर आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर? तो ये कर्नाटिक वॉर हुआ किसके किसके बीच में था? ये कर्नाटिक वॉर हुआ था आपके इंग्लिश, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। इंग्लिश और फ्रेंच जो थे वो उस समय के सबसे बड़े आपके क्या बन गए थे? सबसे बड़े इस समय के आपके कॉलोनी या फिर इंपेरियलिस्टिक पावर बनकर के सामने आए हुए थे। इन्होंने अलग अलग कॉन्टिनेंट पे अपने कॉलोनीज बनाए हुए थे। तो होता क्या था बेटा, यूरोप में जब कभी भी इनकी भिड़ंत होती थी, यूरोप में जब कभी भी इनकी भिड़ंत होती थी, तो जहां जहां पर इनकी कॉलोनी होती थी वहां वहां पर भी ये लड़ना शुरू कर देते थे। तो यूरोप में 1746 में, 1746 में एक प्रॉब्लम डेवलप हुई जिसको बोला जाता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार की समस्या। ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समस्या, और इसी के लिए युद्ध होता है। किसके किसके बीच में बाबू? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। ठीक है बात। अब यूरोप में युद्ध होता है तो जहां जहां पर इनकी कॉलोनी होती है वहां वहां पर ये लड़ना शुरू कर देते हैं। अब यूरोप में युद्ध आरंभ हुआ तो भारत में यहां पर शुरू हो गया प्रथम कर्नाटिक वॉर। तो ऑस्ट्रेलिया वॉर ऑफ सक्सेशन, ये कब कब की बात है बेटा? 1746 में। ये कारण बना था भारत में प्रथम कर्नाटिक युद्ध का। ठीक है बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193। दलदली स्थल सूतानदी में 1690 में किसने कोलकाता की आधारशिला रखी थी? हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कोलकाता इन 1690 इन द मार्शी एरिया ऑफ सुता नदी? सुता नदी एक दलदली क्षेत्र था, वहां पर कोलकाता की स्थापना करने वाले थे बेटा जॉब चारनाक। ठीक है बात। वहां पर कोलकाता कोलकाता की नींव रखने वाले कौन थे बेटा? जॉब चारनाक थे। ठीक है बात। नेक्स्ट आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार पूर्णतः कब खोया था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार पर अपने एकाधिकार को कब पूर्णतः कब खोया था? व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली लूज इट्स मोनोपोली इन इंडिया ट्रेड? अब सुनो बाबू ध्यान से, हुआ क्या था, जैसे 1793 में चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट आया, उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आया, और उसके बाद 1853 में चार्टर एक्ट आया। और 1853 के बाद 1857 में क्या हुआ था बेटा? क्रांति हो गई थी। 1857 में क्या हो गया था बेटा? क्रांति हो गई थी। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इसके बीच में कुछ घटना घटी थी। देखो 1813 में क्या हुआ, 1793 से लेकर के 1813 के बीच में जो आपका यूरोप है या फिर ब्रिटेन की अगर आप बात करते हैं तो ब्रिटेन में क्या हुआ, बहुत सारी अन्य कंपनी विकसित हुई, अन्य कंपनी विकसित हुई। और इन कंपनीज ने जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उससे इन्होंने गुहार लगाई और उन्होंने कहा कि भारत में
जो व्यापार होता है वो पूरी तरीके से एक ही कंपनी कर रही है, वो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें भी मौका मिलना चाहिए कि हम भी भारत में जाकर के या फिर चीन में जाकर के या फिर जो आपका ईस्ट वाला सेक्शन है वहां जाकर के व्यापार करें। हमें उसके लिए आपसे अधिकार चाहिए, हमसे आपको परमिशन चाहिए, ठीक है बात। लेकिन इस क्षेत्र में पूरा व्यापार जो था वो किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ठीक है बात। अब देखो, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी दो तरह के काम कर रही है, एक व्यापार भी संभाल रही है और दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रही है, ठीक है। अब वो ज्यादा मुनाफा नहीं दे पा रही है, लेकिन ये जो नई नई कंपनीज उस समय डेवलप हुई थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्यादा मुनाफा देने की बात की थी। तो इस वजह से क्या हुआ, 1813 में 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऐसे व्यापार थे जिनकी मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया था। बस दो ही चीज थी जिसकी मोनोपोली बना करके रखी गई थी। पहला था चाय का व्यापार और दूसरा था जो चीन के साथ व्यापार हो रहा है। चाय और चीन का जो व्यापार था उस पर इनकी मोनोपोली 1813 में बनाई गई। बाकी जो अन्य चीज का व्यापार हो रहा है, चाहे वो इंडिगो का हो रहा है, चाहे वो कॉटन का व्यापार हो रहा है, चाहे वो सॉल्ट पीटर का व्यापार हो रहा है, कोई भी चीज हो रहा है, उसके लिए अब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भारत में आएंगी और वो भारत में आकर के क्या करेंगी, व्यापार करेंगी, ठीक है बात। अच्छा, लेकिन दो पर इनकी मोनोपोली एक अधिकार बना रहा, कोई किसके किसके पर, चाय और चीन पर बना रहा। लेकिन 1833 में क्या हुआ, इन दोनों पर भी जो इनका एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से एक प्रशासनिक संस्था बना दी गई, प्रशासनिक संस्था बना दी गई। मतलब अब ये व्यापार को ना देख करके सिर्फ और सिर्फ भारत में जो भी इनके ब्रिटिश इंडिया वाला जो क्षेत्र था उसके प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये संभालेंगी, ये प्रशासनिक चीज बना दी गई 1833 में। 1853 में कह दिया गया कि अब ये अनिश्चित काल तक इनका जो रहेगा, पहले 20-20 साल के लिए इनका रेन्यू किया जाता था बेटा। 1853 में कह दिया गया कि अनिश्चित काल तक रहेगा, लेकिन 1857 में क्या हो गया, क्रांति हो गई। 1857 में क्रांति हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके और पूरा का पूरा जो ब्रिटिश इंडिया का जो क्षेत्र जो ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी वो दे दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया गया था। क्लियर होगी बात इतनी, क्लियर होगी बात इतनी। तो कब समाप्त कर दिया गया था इनके एकाधिकार को, तो 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि की थी? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास हु साइंड द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विद टीपू? तो पहली बात तो याद ध्यान रखिएगा, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ कब था, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था 1784 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुआ था, 1784 में। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच में, टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच में हुआ था। समझ में आ गई बात। और उस समय के जो भारत के आपके कह सकते हो जो उस समय के गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो इस समय क्या हुआ, मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच में जो संधि होती है, उस संधि में जितने भी क्षेत्र मैकार्टनी ने जीते थे वो सब के सब टीपू सुल्तान को लौटा दिए थे उस युद्ध में। तो इस बात से जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली थे वो बहुत ज्यादा खफा हो गए थे और इन्होंने क्या कहा, मैकार्टनी एक कैसा कैसा आदमी है जो कि, इसके लिए एक इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था, मैकार्टनी ये कैसा आदमी है जिसने संधि होने के बावजूद भी कर्नाटक को अपने हाथ से गवा दिया, ठीक है बात। ये जो स्टेटमेंट है ये लॉर्ड वेलेस्ली का है। किसके लिए होता है, लॉर्ड मैकार्टनी के लिए होता है। किस ट्रीटी के लिए होता है बेटा, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के लिए होता है। कब होता है, 1784 में होता है। किसके किसके बीच में साइन हुआ था, टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच में हुआ था, ठीक है बात। चलो बहुत बढ़िया है। इसी के साथ ये लेक्चर का समापन होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक, हित मित्रों तक इसको पहुंचाएं जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिससे इस पेज पर या फिर इस जो आपका चैनल है इसमें बच्चों का एंगेजमेंट थोड़ा सा बढ़ सके। बस इतना ही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। इसके साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।